फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरजीत और हमारा यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा कि हम इंसान इस यूनिवर्स की एक छोटी सी गैलेक्सी के एक छोटे से सोलर सिस्टम में कैद हो गए हैं, वो भी शायद हमेशा के लिए। हम इंसान अपने सोलर सिस्टम से निकलकर दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर जाने के सपने पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, पर क्या हमारे लिए ऐसा करना कभी पॉसिबल हो पाएगा? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक हमें ऐसा करने से रोक रही हैं? आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। रात को जब आप तारों से भरा आसमान देखते हो तो आपको हर एक तारा एक दूसरे से काफ़ी करीब दिखाई देता होगा, लेकिन सच तो यह है कि इस विशाल यूनिवर्स में हर एक तारा और यहाँ तक कि हर एक चीज़ एक दूसरे से काफ़ी दूर है। जैसे हम अपने सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल लें तो सूरज हमारी पृथ्वी से अराउंड 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, और अगर हम अपनी इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे ले जाएं तो हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी, जो शायद भविष्य में हम इंसानों का अगला घर भी हो सकता है, वो हमारी पृथ्वी से अराउंड 4.37 लाइट ईयर दूर है। यानी जो लाइट इतनी तेजी से ट्रैवल करती है कि एक सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दे, उसे भी अल्फा सेंटोरी से हमारी पृथ्वी तक ट्रैवल करने में 4.5 साल लगते हैं। हमारे लिए लाइट जितनी स्पीड हासिल करना तो शायद कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम आज की सबसे एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अल्फा सेंटोरी तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 18,000 साल लगेंगे, और एक इंसान तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन चिंता मत करो, इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जल्दी आने वाले फ्यूचर में हम इंसान लाइट की 10 से 20% स्पीड तो हासिल कर ही लेंगे, जिससे हमें अपने सोलर सिस्टम से निकलकर अल्फा सेंटोरी तक की इस लंबी जर्नी को पूरा करने में सिर्फ 20 ही साल लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इतनी स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करना हम इंसानों के लिए आत्महत्या करने के बराबर होगा, क्योंकि भले ही ऊपर अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच काफ़ी खाली जगह मौजूद है, लेकिन ये खाली जगह पूरी तरह से खाली नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की गैसें और डस्ट के छोटे बड़े टुकड़े भी तैर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इतनी तेज़ी से इनके बीच में से होकर गुजरेगा तो डस्ट के एक छोटे से टुकड़े के भी स्पेसक्राफ्ट से टकराने से जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी वो बेहिसाब होगी, जो स्पेसक्राफ्ट में बैठे लोगों के साथ पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही तबाह कर देगी। तो क्या इसका मतलब हमारे लिए ज़िंदा अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा? वेल, साइंटिस्ट के पास वहां जाने का एक धीमा लेकिन सुरक्षित रास्ता भी मौजूद है, जिसे जनरेशन शिप कहा जाता है। बेसिकली ये स्पेसशिप आकार में इतना बड़ा होगा कि इसमें एक साथ हज़ारों लोगों को बिठाकर स्पेस में ट्रैवल कराया जा सकेगा, और इस स्पेसशिप के पास अपना खुद का इकोसिस्टम होगा, ताकि अगले हज़ारों साल लंबी इस जर्नी के दौरान इंसानों को खाने पीने या फिर हवा की कमी ना हो। इस जनरेशन शिप में ट्रैवल कर रही इन हज़ारों लोगों की अगली कई पीढ़ियाँ इसी स्पेसशिप में जन्म लेंगी और इसी स्पेसशिप में बूढ़ी होकर मर जाएंगी, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ये स्पेसशिप अपनी मंजिल अल्फा सेंटोरी तक नहीं पहुंच जाता। और इस तरह अपनी कई पीढ़ियाँ एक स्पेसशिप में बिताने के बाद इंसान अल्फा सेंटोरी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इंसानों को अभी ऐसा स्पेसशिप बनाने में कई सौ साल या फिर इससे ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि पहले तो हमें एनर्जी का ऐसा इनफिनाइट सोर्स ढूंढना होगा जो अगले कई हज़ारों सालों तक बिना रुके इस स्पेसशिप को चला सके, और अभी हमारे पास एनर्जी का ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है कि टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन के इंसान एनर्जी का ऐसा सोर्स हासिल कर ले और इस स्पेसशिप को बनाकर स्पेस में लंबी लंबी यात्राओं को अंजाम दे पाएँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस अगली वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के संकी तानाशाह किम जोंग उन के साथ आखिर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है।